Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the first class of our fourth chapter that is IFRS 9 Financial Instrument. आज के इस लेक्चर से आज के डिस्कशन से हम अपने करिकुलम का पहला चैप्टर IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट स्टार्ट करने लगे। जब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ बातें मैंने ओरिएंटेशन में की थी उसे भी मैं थोड़ा रिपीट करता हूँ। इस स्टैंडर्ड की इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करता हूँ, इस स्टैंडर्ड की साइज के ऊपर बात करता हूँ, इस स्टैंडर्ड की डिफिकल्टी लेवल के ऊपर बात करता हूँ। देखिए, हमारे पास जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट का हो, चाहे वो रेवेन्यू से पर्टेनिंग हो, चाहे वो इन्वेंटरी से पर्टेनिंग हो, जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हमने अपनी पास्ट स्टडीज में कवर किए, जो हम इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे या जो हम आने वाले वक्तों के अंदर कवर करेंगे, इन सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर हम मल्टीपल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर करते हैं, हम मल्टीपल अकाउंटिंग रूल्स कवर करते हैं। अगर आप साइज के पर्सपेक्टिव से मुझसे पूछे ना, तो साइज के पर्सपेक्टिव से आईफरएस 9 सबसे ज्यादा लेंथी स्टैंडर्ड है। साइज के हिसाब से अकाउंटिंग रूल्स एंड प्रिंसिपल के हिसाब से आईएफआरएस 9 सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है, सबसे ज्यादा लेंथी स्टैंडर्ड है। जो हमारे पास आईएफआरएस की रेड बुक्स होती है ना, उन रेड बुक्स में सिर्फ 470 470 पेजेस के करीब आईएफआरएस 9 के ऊपर कंटेंट दिया हुआ है। यानी कि आईएफआरएस 9 के ऊपर मतलब आईएफआरएस 9 में इतनी चीजें हैं कि सिर्फ आईएफआरएस 9 के ऊपर ही एक पूरा एग्जाम, एक पूरे 100 मार्क का पेपर बनाया जा सकता है। इटसेल्फ आईएफआरएस 9 में बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स, बहुत ज्यादा रूल्स, बहुत सारी अकाउंटिंग एप्लीकेशंस हैं जो कि आप अपनी प्रोफेशनल जर्नी के अंदर कवर करते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूँ कैफ लेवल पे, तो कैफ लेवल पे आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का एक लिमिटेड सा एरिया जो कि आपने इस कोर्स के अंदर कवर करना है। बाकी जो आईएफआरएस 9 का रिमेनिंग एरिया है वो इंशाल्लाह आप लोग फाइनल लेवल पे कवर कर रहे होंगे। मैं यूं कह सकता हूं कि ओवरऑल जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ये स्टैंडर्ड है उसका हार्डली 10-15% पोर्शन आप लोग यहाँ पर कवर करोगे। बाकी का जो 80-85% पोर्शन है वो आप लोग सीए फाइनल लेवल पे कवर कर रहे होंगे। अच्छा, प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से भी जब आप इस चैप्टर की चीजों को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये चैप्टर प्रैक्टिकली भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी अकाउंट्स के प्रोफेशनल के लोग हैं या ऑडिट ट्रेनीज हैं या डिफरेंट जगहों पर जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वगैरह में काम कर रहे होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का ही वो स्टैंडर्ड है जो कि ज्यादातर प्रैक्टिकल अकाउंटेंट्स को एक टफ टाइम भी दे रहा होता है। क्यों? रीजन बीइंग कि इसके अंदर बहुत ज्यादा बातें हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा रूल्स हैं, इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रिंसिपल्स हैं। तो लिमिटेड सा पोर्शन इस लेवल पे कवर करना है और बाकी 80-90% पोर्शन हम इंशाल्लाह फाइनल लेवल पे कवर कर रहे होंगे। तो स्टार्ट लेते हैं अल्लाह के नाम से अपने इस पहले स्टैंडर्ड का जिसका नाम है आईफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद फिर हम कुछ रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, मेजरमेंट क्राइटेरिया वगैरह डिस्कस करेंगे। अच्छा, अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन की बात करूं कि आखिर ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, मजे की बात यह है कि आज से पहले भी आपको मालूम था कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या चीज है, बस आपको ये नहीं मालूम था कि इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के स्टैंडर्ड में मैं जिन लोगों से या जिन चीजों से आपको मिलवाऊंगा उन्हें आप पहले से ही जानते हैं, उन्हें आप पहले ही इस्तेमाल कर चुके हैं। बस अब तक हमें ये मालूम नहीं था कि ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, अब हमें ये मालूम पड़ेगा कि अच्छा इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। इस्तेमाल हम इनको पहले भी करते थे, जानते हम इनको पहले भी थे, अकाउंटिंग एंट्रीज में इनको रिकॉर्ड पहले भी करते थे। बस अब तक हमें ये बात मालूम नहीं थी कि इन्हीं चीजों को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। अब जाकर वो क्लैरिटी हमारे पास आएगी, अब जाकर वो चीज हमें मालूम पड़ रही होगी। आसान सी डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट that give rise to both financial asset in one entity and financial liability or equity instrument in another entity. Financial instrument is a contract that give rise to both financial asset in one entity and financial liability or equity in another entity. आसान अल्फाजों में ये कहता है कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है, एक ऐसा एग्रीमेंट है जो एक कंपनी के एंगल से, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल एसेट है, दूसरी कंपनी के एंगल से, दूसरी कंपनी के पर्सपेक्टिव से या तो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी होगा या फिर ये इक्विटी कंसिडर किया जा रहा होगा। तो अ कॉन्ट्रैक्ट दैट गिव राइज टू बोथ फाइनेंशियल एसेट फॉर वन एंटिटी एंड फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी फॉर अनदर एंटिटी, इसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह रहे होंगे। अब इस डेफिनेशन को रीड करवाने से पहले, इस डेफिनेशन को समझाने से पहले मैंने आपको कहा कि आप पहले भी ये बात जानते थे, आप पहले भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से फैमिलियर थे, आप पहले भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते थे, बस अब तक मालूम नहीं था कि इसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कि दो कंपनीज के दरमियान एक गुड्स की ट्रांजेक्शन होती है। एक तरफ बायर है लेट्स से, एक तरफ सेलर है लेट्स से। सेलर जब बायर को गुड्स सेल करता है, तो सेलर
लेट्स से कि गुड्स की सेल हो रही है ऑन क्रेडिट, गुड्स की सेल हो रही है ऑन क्रेडिट, तो सेलर अपने पास क्या एंट्री रिकॉर्ड करता है? सर सेलर अपने पास एंट्री रिकॉर्ड करता है अकाउंट्स या ट्रेड रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। सेलर जब गुड्स क्रेडिट पे सेल करता है तो एंट्री क्या बनाता है? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट। और बायर अपने पास क्या एंट्री बनाता है? सर बायर अपने पास एंट्री बनाता है परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट, परचेजेस डेबिट एंड अकाउंट पेबल क्रेडिट। तो ये जो दोनों के दरमियान सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, दोनों के दरमियान सेल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एक के पास अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड हुआ, एक के पास अकाउंट्स पेबल रिकॉर्ड हुआ, सर यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। सर यही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। एक कंपनी ने अपने पास अकाउंट रिसीवेबल यानी कि फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड किया, दूसरी कंपनी ने अपने पास अकाउंट्स पेबल यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी रिकॉर्ड किया। इन दोनों के दरमियान ये जो सेल्स ऑन क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसने एक कंपनी के लिए अकाउंट रिसीवेबल यानी कि फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड किया, एक कंपनी के लिए अकाउंट्स पेबल यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया, दिस इज द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सर और कोई एग्जांपल दें? सर आने वाले वक्तों में हम एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेंगे, दैट इज आईएफआरएस 16। आईएफआरएस 16 में आप देखेंगे कि आईएफआरएस 16 में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। आईएफआरएस 16 में दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं और दोनों पार्टीज के दरमियान रिलेशनशिप ये होता है कि दोनों पार्टीज के दरमियान एक लीज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। लीज कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि लेसोर अपना एक एसिड लेसी को इस्तेमाल करने के लिए देता है। लेसोर अपना एक एसिड लेसी को इस्तेमाल करने के लिए देता है। जब लेसोर अपना एक एसिड लेसी को इस्तेमाल करने के लिए देता है तो ये अपने पास लीज रिसीवेबल रिकॉर्ड करता है। लेसी अपने पास लीज लायबिलिटी या लीज पेबल रिकॉर्ड करती है। अब इस लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में क्या हुआ? सर इस लीज कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में ये हुआ कि एक पार्टी ने अपने पास, एक कंपनी ने अपने पास लीज रिसीवेबल यानी कि फाइनेंशियल एसेट को रिकॉर्ड किया, दूसरी कंपनी ने अपने पास लीज लायबिलिटी यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया। सर इन दोनों के दरमियान ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, दिस इज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। सर और एग्जांपल दें? फॉर एग्जांपल कि एक कंपनी है एबीसी कंपनी, वो एक बैंक से लोन लेती है, वो एक बैंक से लोन लेती है। तो जब एक कंपनी बैंक से लोन लेगी तो क्या रिकॉर्ड करेगी? सर ये अपने पास लोन पेबल रिकॉर्ड करेगा क्योंकि ये बोरोवर है, और बैंक अपने पास लोन रिसीवेबल रिकॉर्ड करेगा क्योंकि बैंक लेंडर है। सर ये जो बैंक लोन के नतीजे में बैंक ने अपने पास लोन रिसीवेबल रिकॉर्ड किया, एबीसी कंपनी ने अपने पास लोन पेबल रिकॉर्ड किया, सर ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्यों? क्योंकि एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से लोन रिसीवेबल एक फाइनेंशियल एसेट, दूसरी कंपनी के पर्सपेक्टिव से लोन लायबिलिटी, लोन पेबल, फाइनेंशियल लायबिलिटी, इन दोनों के दरमियान एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, कोई भी एग्रीमेंट जो एक कंपनी के एंगल से, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल एसेट हो, दूसरी कंपनी के एंगल से, दूसरी कंपनी के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी हो, इसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कह रहे होंगे। मैंने अब तक जितनी एग्जांपल्स दी, एक तरफ लोन रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट था, एक तरफ लोन पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, एक तरफ लीज रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट था, एक तरफ लीज लायबिलिटी फाइनेंशियल लायबिलिटी थी, एक तरफ अकाउंट्स रिसीवेबल फाइनेंशियल एसेट था, एक तरफ अकाउंट्स पेएबल फाइनेंशियल लायबिलिटी थी। सर इक्विटी की कोई एग्जांपल दें? फॉर एग्जांपल एक नई कंपनी बनती है, एक नई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है। अब जब आप इस नई कंपनी के लेट्स से शेयर होल्डर बनते हो, आप जब इस नई कंपनी के शेयर होल्डर बनते हो, आप इसके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो, आप इसके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। जब आप इसके इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आप एंट्री क्या बनाते हो? सर हम एंट्री बनाते हैं इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर डेबिट कैश क्रेडिट। जिस कंपनी के आपने शेयर्स बाय किए, जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट की, वो कंपनी अपने पास क्या एंट्री बनाती है? सर वो कंपनी अपने पास एंट्री बनाती है कैश डेबिट शेयर कैपिटल प्लस शेयर प्रीमियम क्रेडिट। इन दोनों कंपनी और शेयर होल्डर के दरमियान जो ये शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट है, जिसके नतीजे में शेयर होल्डर ने पैसा इन्वेस्ट करके अपने पास इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स रिकॉर्ड किया, कंपनी ने अपने पास पैसा रिसीव करके शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम रिकॉर्ड किया, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जिस शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्टमेंट की उसके लिए ये फाइनेंशियल एसेट है, जिस कंपनी ने इस एग्रीमेंट के नतीजे में शेयर्स इश्यू किए उसके लिए ये इक्विटी है। तो पैसे इन्वेस्ट करने वाले के पर्सपेक्टिव से ये फाइनेंशियल एसेट, पैसा रिसीव करने वाले के पर्सपेक्टिव से ये इक्विटी इंस्ट्रूमेंट कहलाया जाएगा।
तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट क्रिएट करे, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी क्रिएट करे, इसे हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट कह रहे होंगे। तो अगर हम कुछ एग्जांपल्स देखें, फाइनेंशियल एसेट की एग्जांपल्स में क्या चीजें आ रही होंगी? सर, कैश इन हैंड एंड कैश इन बैंक हमारा फाइनेंशियल एसेट है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, हम किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है। रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, लोन रिसीवेबल, ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है। हम किसी कंपनी की डिबेंचर्स में इश्यू कर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है। हम किसी कंपनी के रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, यूं कह लें प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है। और यहाँ पर एक एडवांस मैंने टर्म इस्तेमाल किया है, फॉरवर्ड फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट, जिसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। ये किसी लेटर स्टेज पर आप जाकर समझेंगे कि डेरिवेटिव्स होते क्या है। फॉर द टाइम भी नहीं, लेटर स्टेज पर आप जाकर समझेंगे कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो ये हमारे पास कुछ फाइनेंशियल एसेट्स की मैंने एग्जांपल लिखी है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दूसरी कंपनी के लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी जनरेट करेगा या इक्विटी जनरेट करेगा। फाइनेंशियल लायबिलिटीज की एग्जांपल में क्या हो सकता है? सर, ट्रेड पेबल, अकाउंट्स पेबल, लोन पेबल वगैरह, बैंक लोन, डिबेंचर लोन, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी या लायबिलिटी। देखिए, जब एक कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है, तो जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उसके लिए वो फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा ले रही है, जो कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करके पैसा ले रही है, उसके लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी होगा। अब यहां मैंने एग्जांपल में लिखा है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यहां मैंने लिखा है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इसे मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करता हूं। इसी तरीके से यहां पे आ रहा है अनफेवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। जिस तरह से यहाँ फेवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट था, यहाँ पर अनफेवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक डेरिवेटिव ही है, लेकिन डेरिवेटिव इज अ लिटिल एडवांस थिंग, जिसे मैं थोड़ी लेटर स्टेज पे जाके कवर करूंगा। इक्विटी की एग्जांपल में ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल हमारा इक्विटी होता है, या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी हमारी इक्विटी होती है। देखो, मैं तुम्हें एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर समझाता हूँ। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने पास्ट में, हो सकता है कि IAS 33 के स्टैंडर्ड में पढ़ा हो। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में हमने पास्ट में IAS 33 अर्निंग पर शेयर के स्टैंडर्ड के बारे में कुछ चीजें जानी होंगी, कुछ चीजें पढ़ी होंगी। स्टिल अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। देखिए, प्रेफरेंस शेयर की डिफरेंट तरह से क्लासिफिकेशन हो सकती है। प्रेफरेंस शेयर्स को क्लासिफाई करने के डिफरेंट तरीकेकार हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास रिडीमेबल या इररिडीमेबल हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास कन्वर्टेबल या नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास क्यूमुलेटिव या नॉन क्यूमुलेटिव हो सकता है। प्रेफरेंस शेयर्स हमारे पास पार्टिसिपेटरी या नॉन पार्टिसिपेटरी हो सकता है। तो जब प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासिफिकेशन करने की बात आती है ना, तो इसके मल्टीपल तरीकों से क्लासिफिकेशन की जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासिफिकेशन एज अ रिडीमेबल या इररिडीमेबल, एज अ रिडीमेबल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, तो इन दोनों में क्या फर्क है? सर, रिडीमेबल का मतलब होता है रीपेबल, और इररिडीमेबल का मतलब होता है नॉन रीपेबल। यानी कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नेचर का है, तो इसकी कोई ना कोई मैच्योरिटी डेट होगी, कोई ना कोई टर्मिनेशन डेट, कोई ना कोई एंड डेट होगी, जिस दिन प्रेफरेंस शेयर्स के पैसे वापस कर दिए जाएंगे। इस वजह से इसे रीपेबल या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कहा जाता है। और अगर प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल या नॉन रिपेबल नेचर के हैं, तो इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी, इसकी कोई एंड डेट नहीं होगी। ये जब तक कंपनी रहेगी तब तक एग्जिस्ट करेगा, कभी रिपे नहीं होगा कंपनी की लाइफ के अंदर। इसे हम नॉन रिपेबल या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कह रहे होते हैं। अब अकाउंटिंग की दुनिया में अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल नेचर हो, अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, तो हम कहते हैं कि ये लायबिलिटी है, हम कहते हैं ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर्स इररिडीमेबल नेचर के हो, यानी कि उसकी कोई रिपेमेंट डेट ना हो, कोई मैच्योरिटी डेट ना हो, इसे हम कहते हैं कि ये इक्विटी है। अब फॉर एग्जांपल, मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है और आपसे पैसा लेती है। मेरी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स इशू करती है और आपसे पैसा लेती है। आपने मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया, आपने मेरी कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट किया। आपके लिए ये फाइनेंशियल एसेट है, आपके लिए ये फाइनेंशियल एसेट है। लेकिन मेरी कंपनी के लिए या तो ये लायबिलिटी होगा या इक्विटी होगा। और ये पता कैसे चलेगा? सर, ये पता चलेगा बेस्ड ऑन देयर नेचर, बेस्ड ऑन देयर नेचर।
अगर मैंने आपको रिपेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं तो मेरे लिए ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। और अगर मैंने आपको इरिडीमेबल यानी कि नॉन रिपेबल नेचर के प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रखे हैं तो मेरे लिए इक्विटी है। लेकिन हम दोनों के इस कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान में ये जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ये आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है, मेरे लिए या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी होगी या इक्विटी होगी, डिपेंडिंग अपॉन कि मैंने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए या इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हैं। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी डेफिनेशन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट that give rise to both financial asset for one entity and financial liability or equity for another entity। यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की भी डेफिनेशन आ रही है, लेकिन थोड़ी सी ये एडवांस डेफिनेशन है, तो दिस इज नॉट द राइट टाइम कि मैं आपको इतनी एडवांस डेफिनेशंस आज ही कवर करवाऊं। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के ही स्टैंडर्ड में लेटर स्टेज पे जाकर मैं इन डेफिनेशंस को भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, इन डेफिनेशंस का भी पोस्टमार्टम आपके सामने कर रहा हूँ। अब फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन ने कहा एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी हो, इस कॉन्ट्रैक्ट को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कहा जाएगा। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल एसेट को देखता हूं ना, जब मैं फाइनेंशियल एसेट को देखता हूं तो फाइनेंशियल एसेट भी दो तरह के होते हैं। फाइनेंशियल एसेट भी दो तरह के होते हैं। वन इज कॉल्ड डेट इन्वेस्टमेंट, वन इज कॉल्ड डेट इन्वेस्टमेंट एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन के तहत फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरफ फाइनेंशियल एसेट, दूसरी तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। लेकिन जब मैं फाइनेंशियल एसेट की बात करता हूं तो इटसेल्फ फाइनेंशियल एसेट भी दो तरह के होते हैं, या तो ये डेट इन्वेस्टमेंट होगा या फिर ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। आम हालात में आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल लायबिलिटी है, अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो दूसरी तरफ जिसके लिए ये फाइनेंशियल एसेट है उसके लिए ये डेट इन्वेस्टमेंट होगा। आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कॉन्ट्रैक्ट एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी बन रही है तो जिस कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट है उसके लिए ये डेट इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए इक्विटी है, एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से इक्विटी है, तो जिस कंपनी ने फाइनेंशियल एसेट रिकॉर्ड किया उस कंपनी के पर्सपेक्टिव से ये इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरफ फाइनेंशियल एसेट, एक तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। फाइनेंशियल एसेट इटसेल्फ दो तरह के होंगे, डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट होगा। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरफ इक्विटी है तो दूसरी तरफ फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। हमने कुछ जो एग्जांपल्स देखी थी इसमें सॉरी इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी तो मैंने ऑलरेडी बाइफरकेट किए हैं, इसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी तो मैंने ऑलरेडी बाइफरकेट किए हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हैं, ये जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स हैं, ये हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट क्या है? सर ये हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारे पास जो रिसीवेबल है ये फाइनेंशियल एसेट तो है, लेकिन फाइनेंशियल एसेट क्या है? सर ये हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट होगा। एक मिनट सर, आप जल्दी जा रहे हैं। मैं नहीं समझ आया कि आपने इसको कैसे इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहा, कैसे डेट इन्वेस्टमेंट कहा। मैंने इसको यूं सोचा कि अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की है तो दूसरी कंपनी के लिए ये ऑर्डिनरी शेयर्स हैं और दूसरी कंपनी के लिए ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी है, तो मेरे लिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। अगर मेरे पास किसी से रिसीवेबल आ रहा है तो दूसरी तरफ पेबल आ रहा होगा और दूसरी तरफ पेबल फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो मेरे लिए ये डेट इन्वेस्टमेंट है। इसी तरह अगर मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, तो सर दूसरे पर्सपेक्टिव से ये डिबेंचर्स लोन है, ये डिबेंचर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो मेरे पर्सपेक्टिव से ये डिबेंचर्स डेट इन्वेस्टमेंट होगी। अगर मैंने किसी के प्रेफरेंस शेयर्स में इशू कर रखा है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है। अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है तो सामने वाले के लिए ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंशियल लायबिलिटी होती है, हमारे लिए डेट इन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दूसरी वाली पार्टी के लिए, दूसरी वाली कंपनी के लिए इक्विटी है। अगर चूंकि इररिडीमेबल शेयर्स दूसरी वाली पार्टी के लिए इक्विटी है, तो हमारे लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और इसी तरीके से ये तो खैर डेरिवेटिव है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा, लेकिन बताना ये चाह रहा हूँ, समझाना ये चाह रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले, एक तरफ फाइनेंशियल एसेट, दूसरी तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी या इक्विटी। फाइनेंशियल एसेट इटसेल्फ दो तरह के होंगे, या तो डेट इन्वेस्टमेंट या इक्विटी इन्वेस्टमेंट। आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरफ फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो दूसरी तरफ डेट इन्वेस्टमेंट होगा। और आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक तरफ इक्विटी है, तो वो दूसरी तरफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया जाएगा। यहां तक बात क्लियर है? अब हम बात करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि क्लासिफिकेशन की ही बेसिस पे इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के रूल्स वगैरह फॉलो होंगे। क्लासिफिकेशन की ही बेसिस पे इनिशियल और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट्स के रूल्स वगैरह फॉलो होंगे। क्या मतलब सर, मैं समझा नहीं। देखें, इससे पहले आपने IS2 इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड पढ़ा है। IS2 इन्वेंट्री का स्टैंडर्ड क्या कहता है कि इन्वेंट्री को हम इनिशियली कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, यानी IS2 इन्वेंट्री की इनिशियल मेजरमेंट बताता है एट कॉस्ट। फिर IS2 इन्वेंट्री को सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करने के लिए क्या कहता है, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, यानी कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के लिए लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV का कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से जब आपने IS16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पढ़ा, प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट के स्टैंडर्ड में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट की इनिशियल मेजरमेंट होती थी कॉस्ट मॉडल में, सॉरी कॉस्ट पे। प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को इनिशियली मेजर करते थे कॉस्ट पे। सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स थे, कॉस्ट मॉडल या रिवॉल्यूशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल या रिवॉल्यूशन मॉडल, हमारी मर्जी थी कि हम उसे कॉस्ट मॉडल में मेजर करें या रिवॉल्यूशन मॉडल में मेजर करें। इसी तरीके से IS40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को इनिशियली आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते थे, इनिशियली आप कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते थे, लेकिन सब्सिक्वेंटली आपके पास दो मॉडल्स थे, या तो कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल, या तो कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। अभी जो इन दो तीन स्टैंडर्ड्स के अंदर आपने इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से एक बात पढ़ी, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट के हवाले से बात पढ़ी, क्लासिफिकेशन मॉडल्स के हवाले से बात पढ़ी, मोर और लेस इसी तरह से हम फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्लासिफाई कर रहे होंगे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को भी क्लासिफाई कर रहे होंगे। इसके बैक पे कुछ ना कुछ रूल्स होंगे। IFRS 9 का स्टैंडर्ड ये कहता है, अगर एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है, आपके लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए तीन मॉडल्स अवेलेबल है। यहां पर आपके पास क्लासिफिकेशन के लिए तीन मॉडल्स अवेलेबल है। नंबर वन अमोर्टाइज कॉस्ट, नंबर वन अमोर्टाइज कॉस्ट। अच्छा, ये मॉडल्स क्या होते हैं, इसमें कैसे मेजर किया जाता है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है, तो इसको मेजर करने के लिए, इसको क्लासिफाई करने के लिए हमारे पास तीन मॉडल्स हैं। नंबर वन अमोर्टाइज कॉस्ट, नंबर टू फेयर वैल्यू थ्रू OCI अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एंड नंबर थ्री फेयर वैल्यू थ्रू P&L, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपके लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो यहां पर आपके पास दो तरह की क्लासिफिकेशन मॉडल अवेलेबल है, फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। सर यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल क्यों नहीं है, यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल क्यों नहीं है, ये बाद में समझ आएगा कि यहाँ पे अमोर्टाइज कॉस्ट मॉडल क्यों एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कोई ना कोई वजह है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल एसेट अगर डेट इन्वेस्टमेंट है, तीन क्लासिफिकेशन मॉडल्स हमारे पास गिवन है। फाइनेंशियल एसेट अगर इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, दो क्लासिफिकेशन मॉडल्स हमारे पास अवेलेबल है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट अगर दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, दूसरी पार्टी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, तो फाइनेंशियल लायबिलिटी में भी दो तरह की क्लासिफिकेशंस पॉसिबल है। वन इज अमोर्टाइज कॉस्ट, द सेकंड वन इज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस, फेयर वैल्यू थ्रू P&L। आपके जहन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल क्यों नहीं है, यहाँ पर फेयर वैल्यू थ्रू OCI मॉडल क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक रीजन है, अगेन थोड़ी देर बाद समझ आएगा। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फाइनेंशियल लायबिलिटी हो, तो इसकी क्लासिफिकेशन के लिए अमोर्टाइज कॉस्ट या फिर फेयर वैल्यू थ्रू P&L। और अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए इक्विटी है, इक्विटी में कोई क्लासिफिकेशन नहीं होती, इक्विटी में जो कुछ आता है वो इक्विटी है, इसके अंदर कोई फर्दर सब क्लासिफिकेशंस गिवन नहीं होगी। रिपीट करता हूं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट, दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी या फिर इक्विटी।
आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट होगा। आम हालात में अगर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट एक कंपनी के लिए इक्विटी है तो दूसरी कंपनी के लिए फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। अगर फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है, तीन तरह की क्लासिफिकेशन पॉसिबल है। अमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, दो तरह की क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। अगर फाइनेंशियल लायबिलिटी है तो फाइनेंशियल लायबिलिटी की दो तरह की क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, अमोर्टाइज कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। और इक्विटी के केस में कोई क्लासिफिकेशन नहीं हो रही होगी। यहां तक क्लियर है? अब आईएस 16 में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को सब्सिक्वेंटली मेजर करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स थे। आईएस 16 में प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को मेजर करने के लिए हमारे पास दो मॉडल्स थे, कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल। और कंपनी की मर्जी थी कि उसने प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में रखना है या रिवैल्यूएशन मॉडल में रखना है। इसी तरीके से आईएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को सब्सिक्वेंटली मेजर करने के दो तरीके थे, या तो कॉस्ट मॉडल या फेयर वैल्यू मॉडल। और कंपनी की मर्जी थी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज को कॉस्ट मॉडल में रखना है या फेयर वैल्यू मॉडल में रखना है। यहां तक हमने पढ़ा है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि इससे पहले आपने जब आईएस 16 पढ़ा तो आईएस 16 का कॉस्ट मॉडल, आईएस 16 का रिवैल्यूएशन मॉडल। इससे पहले जब आपने आईएस 40 पढ़ा तो आईएस 40 में कॉस्ट मॉडल, आईएस 40 में फेयर वैल्यू मॉडल। लेकिन ये जो आपने चीजें पढ़ी है ना, ये थी पॉलिसी चॉइस। यानी कि ये अकाउंटिंग पॉलिसी थी, ये अकाउंटिंग पॉलिसी थी और आपकी कंपनी के पास चॉइस थी, आपकी कंपनी के पास ऑप्शन था कि चाहो तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को कॉस्ट मॉडल में रखो, चाहो तो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट को रिवैल्यूएशन मॉडल में रखो, चाहो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल में रखो, चाहो तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को फेयर वैल्यू मॉडल में रखो। ये आपकी कंपनी की मर्जी थी, आपकी कंपनी के पास ऑप्शन था, ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी था। लेकिन यहां जो मैं आपको क्लासिफिकेशंस बता रहा हूं, ये कंपनी की मर्जी नहीं है। ये कंपनी की मर्जी नहीं है कि कंपनी अपनी मर्जी से डेट इन्वेस्टमेंट को इन तीन में से किसी भी एक जगह रख दे, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को इन दो में से किसी एक भी जगह क्लासिफाई कर दे, फाइनेंशियल लायबिलिटी को इन दो में से किसी एक जगह भी क्लासिफाई कर दे। ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी था, लेकिन ये मैटर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स हैं, यहाँ कुछ रूल्स हैं कि उन रूल्स को फॉलो करते हुए आप अकॉर्डिंगली अपने फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी को क्लासिफाई कर रहे होंगे। फाइनेंशियल लायबिलिटी की क्लासिफिकेशन के लिए अलग रूल्स हैं और फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के लिए अलग रूल्स हैं। रूल्स को फॉलो करते हुए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम अपनी डेट इन्वेस्टमेंट और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स को अकॉर्डिंगली क्लासिफाई कर रहे होंगे। आईएस 16, आईएस 40 में रूल नहीं था, चॉइस थी। आपकी मर्जी है कॉस्ट मॉडल में रखें, रिवैल्यूएशन मॉडल में रखें, आपकी मर्जी है कॉस्ट मॉडल में रखें, फेयर वैल्यू मॉडल में रखें। लेकिन यहाँ पर रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनको फॉलो करते हुए हम फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन कर रहे होंगे। और अगेन, जिस तरह से क्लासिफिकेशन होगी, फिर क्लासिफिकेशन के बाद ये डिसाइड होगा कि अब इसको मेजर कैसे करना है, इसको इनिशियली कैसे मेजर करना है, इसको सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर करना है। तो हम फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन के रूल्स कवर करने लगे। जब आप फाइनेंशियल एसेट को क्लासिफाई करने लगोगे, सबसे पहले ये देखोगे कि हमारा फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। हमारा फाइनेंशियल एसेट डेट इन्वेस्टमेंट है या इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। तो हमारा पहला सवाल क्या होगा, इज द एसेट एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट? क्या हमारा फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट है? अगर हमारे पास इक्विटी इन्वेस्टमेंट है तो यस, और अगर हमारे पास डेट इन्वेस्टमेंट है तो नो। हमारे पास जो भी फाइनेंशियल एसेट है, या तो वो डेट इन्वेस्टमेंट होगा या इक्विटी इन्वेस्टमेंट होगा। तो सबसे पहला सवाल ही क्या होगा कि फाइनेंशियल एसेट डेट है या इक्विटी है। इफ डेट सॉरी इफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट तो यहां चले जाएंगे, इफ डेट इन्वेस्टमेंट तो यहां चले जाएंगे। अगर हमने एक फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारे पास एक फाइनेंशियल एसेट है जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, किसी कंपनी के ऑर्डिनरी शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया, किसी कंपनी के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में आपने इन्वेस्ट किया,
तो फिर आपसे अगला सवाल ये होगा कि क्या ये हेल्प फॉर ट्रेडिंग है? क्या ये हेल्प फॉर ट्रेडिंग है? सर क्या मतलब हेल्प फॉर ट्रेडिंग है? देखिए, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके पास अगर फंड्स अवेलेबल हों, पैसे अवेलेबल हों, तो वो स्टॉक मार्केट में डिफरेंट तरह की कंपनीज में या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर देती है। ये जो कंपनीज जिनके पास सरप्लस फंड्स होते हैं, सरप्लस कैश होता है और वो स्टॉक मार्केट में या म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट कर देती है, लार्जली इस इन्वेस्टमेंट के पीछे उनकी नीयत क्या होती है कि यार शेयर्स के पैसे बढ़ेंगे तो बेच देंगे, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा होगा तो बेच देंगे। यानी कि उन्होंने शेयर्स में पैसा इन्वेस्ट ही इस नियत से किया होता है कि हम इस पे गेन कमा रहे होंगे, हम इस पे कैपिटल गेन कमा रहे होंगे, हम इन शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे होंगे, हम इन शेयर्स को सेल या परचेज कर रहे होंगे, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेच देंगे। अगर आपके पास कोई इक्विटी इन्वेस्टमेंट है जो कि इस नियत से, इस माइंडसेट से खरीदी गई है कि इस पे ट्रेडिंग करके इस पे कैपिटल गेन कमाना है, इस पे गेन कमाना है, इस पे शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह करनी है, इस केस में लाजिम है कि आप इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। इस केस में लाजिम है कि आप इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे। अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स इस नियत से बाय करते हो कि यार पैसे बढ़ेंगे तो बेच दूंगा, आज खरीद रहा हूं कुछ दिन बाद बेच दूंगा, इसमें ट्रेडिंग करके फायदा कमा लूंगा, देन इट वुड बी क्लासिफाइड एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन हो सकता है हमने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हो लेकिन ट्रेडिंग की नियत से ना की हो, ट्रेडिंग की नियत से ना की हो। सर अगर ट्रेडिंग की नियत से नहीं की तो फिर क्यों की है? भाई एट टाइम्स ऐसा भी तो होता है कि आपने कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की हो, आपकी कंपनी ने किसी और कंपनी के अंदर कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की हो, बिजनेस सिनर्जीज को क्रिएट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की हो, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी हो। देखिए एक तो क्या होता है, हमारे पास पैसे पड़े हुए हैं, एक्सेस सरप्लस कैश है, हमने सोचा यार अभी स्टॉक मार्केट नीचे आई हुई है, शेयर्स खरीद लेते हैं, जब पैसे बढ़ेंगे, प्राइसेस बढ़ेंगे तो बेच देंगे। यहाँ पे नियत मेरी क्या थी? ट्रेडिंग करना, शॉर्ट टर्म में सेल परचेस करना। लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी तो होता है ना कि मेरी कंपनी स्ट्रेटेजिकली ये डिसाइड करे कि यार हम इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं अगले 5 सालों के लिए, अगले 10 सालों के लिए, अगले 20 सालों के लिए। हम इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि हमारे दरमियान बिजनेस सिनर्जीज क्रिएट हो। हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ताकि हम इसे अपनी सब्सिडी बना लें। सर ये सब्सिडी क्या होता है? सर इसी कोर्स के अंदर आप लेटर स्टेज पे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर मेरे साथ कवर करेंगे, दैट इज कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन क्या होती है? सर कंसोलिडेशन ये होती है कि अगर एक कंपनी दूसरे कंपनी के कंट्रोलिंग शेयर्स एक्वायर कर ले, एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स एक्वायर कर ले, तो हम कहते हैं कि इन दोनों के दरमियान पेरेंट और सब्सिडरी का रिलेशनशिप बन गया। अब प्रैक्टिकली पेरेंट और सब्सिडरी का जब रिलेशनशिप बनता है, तो जो शेयर्स आपने सब्सिडरी के खरीदे होते हैं, वो शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नहीं खरीदे होते, वो बिजनेस के लॉन्गर डिसीजंस के लिए खरीदे होते हैं, वो बिजनेस की स्ट्रेटेजिक लेवल के डिसीजंस के लिए खरीदे होते हैं, वो बिजनेस की सिनर्जीज क्रिएट करने के लिए खरीदे होते हैं। अगर तो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की नियत से नहीं की, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की है, कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की है, बिजनेस सिनर्जीज के लिए इन्वेस्टमेंट की है, अब यहां पर स्टैंडर्ड आपसे सवाल करता है, यहां पर स्टैंडर्ड आपसे ऑप्शन रखता है, would you like to elect the OCI option at initial recognition that is irrevocable? यानी स्टैंडर्ड ये कह रहा है कि अगर तो किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग के लिए ही इन्वेस्टमेंट की गई है, कोई दो राय नहीं है, इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ले जाओ। लेकिन अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की नियत से नहीं की है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की नियत से की है, सिनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट की नियत से की है, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की नियत से की है, तो रुक जाओ। क्या तुम इस इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में क्लासिफाई करना चाहते हो, ये जानकर कि ये एक इररिवोकेबल कैटेगरी है? ये जानकर ये एक इररिवोकेबल कैटेगरी। सर इररिवोकेबल कैटेगरी का मतलब क्या है? इररिवोकेबल कैटेगरी का मतलब है परमानेंट कैटेगरी। इररिवोकेबल कैटेगरी का मतलब है परमानेंट कैटेगरी। यानी ये एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर आप दाखिल हो जाएंगे, इसका दरवाजा परमानेंटली लॉक कर दिया जाएगा। ये एक ऐसा कमरा है जिसके अंदर आप दाखिल हो जाएंगे तो ये दरवाजा परमानेंटली लॉक कर दिया जाएगा। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है कि अगर तो आपने इक्विटी में ट्रेडिंग की नियत से इन्वेस्टमेंट नहीं की,
तो क्या आप ओसीआई ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं? क्या आप ओसीआई ऑप्शन अलग करना चाहते हैं जो कि इर्रेवोकेबल है? क्योंकि एक दफा यहाँ आ गए फिर बाहर नहीं निकलने दूंगा। जब तक साथ रहोगे, इसे इसी कमरे में रखोगे, इस कमरे से बाहर नहीं जाने दोगे। अगर हमारी कंपनी कहती है हाँ, हम इसे ओसीआई में ले जाना चाहते हैं, तो हम इसे फेवरेबल थ्रू ओसीआई मॉडल में क्लासिफाई करेंगे। और हमारी कंपनी कहती है ना, तो फिर हम इसे फेवरेबल थ्रू पीएनएल मॉडल में ही ले जाएंगे। हम इसे फेवरेबल थ्रू पीएनएल मॉडल में ही ले जाएंगे। देखो मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी है लेट से आईक्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी। एक कंपनी है लेट से आईक्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है। ये कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करती है, मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स बाय करती है। किस नियत से? सर नियत यह है प्रॉफिट कमाना, नियत यह है गेन कमाना, नियत यह है इनकम कमाना। हमने एक कंपनी बनाई आईक्यू इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से। हमारे पास जो भी पैसे होंगे शेयर होल्डर्स के, डिफरेंट लोगों के, हम क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। हमारे पास बड़े जबरदस्त ब्रोकर बैठे हुए हैं, हमारे पास बड़े जबरदस्त इन्वेस्टर्स की एडवाइसेस वगैरह हैं। हम पैसों से क्या करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स बाय करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं। किस नियत से? प्रॉफिट की नियत से, गेन की नियत से, इनकम की नियत से। यहां हमारा मोटिव क्या था? फायदा कमाना, गेन कमाना, इनकम कमाना। तो इस केस में जो भी मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, इसे मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ले जाऊंगा। इसे मैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में ले जाऊंगा। यानी कि जब शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी, फायदा होगा, तो पीएनएल में जाएगा। जब शेयर्स की प्राइस गिरेगी, नुकसान होगा, तो वो भी पीएनएल में जाएगा। क्योंकि हमारी नियत क्या थी? सर हमारी नियत ही फायदा कमाने की थी। जब फायदा कमाने की नियत से इन्वेस्टमेंट की है, तो जो फायदा हो फिर या नुकसान हो, वो कहां लेके जाना है? पीएनएल कैटेगरी में। लेकिन अगर लेट्स से मैं आपसे कहता हूं कि एक कंपनी है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस, जो कि एक सीए का इंस्टीट्यूट है, जो कि एक सीए का इंस्टीट्यूट है। इसने क्या करा? इसने ये करा कि इसने पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज के शेयर्स बाय कर लिए। इसने पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज के लेट से 30% शेयर्स बाय कर लिए। और आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस जो ये सीए इंस्टीट्यूट था, इसने ये जो 30% शेयर्स बाय किए पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज के, इस नियत से नहीं किए कि यार शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो बेच देंगे। इस नियत से नहीं किए कि शेयर्स की वैल्यू में एप्रिसिएशन होगी तो गेन कमा लेंगे। सीए इंस्टीट्यूट ने पीसीएचएस गर्ल्स कॉलेज के 30% शेयर्स इस नियत से बाय किए हैं कि यार यहाँ पर लड़कियां जब इंटरमीडिएट करके निकलेगी, तो हम उनको सीए में घेर लेंगे। इस कंपनी में इन्वेस्ट करके हमारे पास इस कंपनी की डेटास आ रहे होंगे, इस कंपनी की इंफॉर्मेशन आ रही होगी। इस कंपनी से जो भी लड़कियां इंटरमीडिएट करेंगी, उनके डाटा को इस्तेमाल करते हुए हम उनको सीए में घेर कर लाने की कोशिश करेंगे। यानी कि इस इन्वेस्टमेंट के पीछे नियत क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं, गेन कमाना नहीं, स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना, बिजनेस सिनर्जीज क्रिएट करना। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड आपको दो रास्ते देता है कि क्या आप ओसीआई कैटेगरी में इसे ले जाना चाहते हो, जानते हुए कि ये इर्रेवोकेबल कैटेगरी है। अगर आप ओसीआई कैटेगरी में लेकर आ गए, तो फिर ये इर्रेवोकेबल है। ये जब तक जिंदा रहेगा, जब तक रहेगा, तब तक ये ओसीआई कैटेगरी में रहेगा। या फिर आप इसे पीनल कैटेगरी में ले आओ। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जब ये इर्रिवोकेबल कैटेगरी है, तो मैं क्यों इसे यहाँ लेकर जाऊँगा? मैं यहीं पे लेकर जाऊँगा। अगर ये इर्रिवोकेबल कैटेगरी है, तो एक कंपनी क्यों इसे यहाँ लाना चाहेगी? फिर वो यहीं पे लेकर चली जाएगी। नहीं, देखो, अगर मैंने ये इन्वेस्टमेंट बिज़नेस सिनर्जीज़ के लिए की है, और अगर मैं इसको पीनल कैटेगरी में ले जाता हूँ, तो इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान ये है कि मैंने तो ये इन्वेस्टमेंट बिज़नेस सिनर्जी के लिए की थी।
लेकिन पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई करने का नतीजा ये निकलेगा कि जब जब शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी कम होगी, जब जब शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी कम होगी, मुझे फायदा भी होगा, मुझे नुकसान भी होगा, और जब मुझे फायदा या नुकसान होगा तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बार बार डिस्टॉर्ट हो रहा होगा, मेरा प्रॉफिट एंड लॉस बार बार अनसर्टेन हो रहा होगा, कभी फायदा हो रहा है, कभी नुकसान हो रहा है। हालांकि ये इन्वेस्टमेंट इस नियत से की नहीं गई है, लेकिन फायदे या नुकसान होने के नतीजे में होगा क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर एक अनसर्टेनिटी, एक इनकंसिस्टेंसी शो होगी, जो हम चाह भी नहीं रहे। तो जब आपने इन्वेस्टमेंट ही फायदे की नियत से नहीं की है, तो इसे आप ओसीआई में क्लासिफाई करें, ताकि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्लीन रहे, ताकि आपके प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अनसर्टेनिटीज, इनकंसिस्टेंसीज नजर ना आ रही हो। लेकिन जो ओसीआई का ऑप्शन है ये इररिवोकेबल है। इसे लॉ मेकर ने बड़ा सोच समझ कर, बड़ा ध्यान से इसको इररिवोकेबल बनाया है। अगर ये इररिवोकेबल ना बनाता ना, तो कंपनीज पे डेडोशारी करती, कंपनीज पे डेडोशारी करती। कंपनी क्या करती कि यहाँ क्लासिफाई कर देती, ध्यान से समझना, बड़ी बारीकी बात है लेकिन बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। कंपनी क्या करती कि यहाँ क्लासिफाई कर देती, लेट्स से कि शेयर्स की प्राइस बढ़ गई, आपको गेन हुआ, आपको फायदा हुआ, और उस साल आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार है, उस साल आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार है। तो अब आप क्या करते हैं, यार कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार है, प्रॉफिट इतना अच्छा नहीं है, एक काम करते हैं इसको यहाँ ले जाते हैं और इसका गेन प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा देंगे। इस शेयर्स के ऊपर हमारे पास फायदा हुआ, और इन शेयर्स के ऊपर फायदा होने की वजह से हमारे पास गेन आया। लेकिन उसी साल कंपनी की परफॉर्मेंस बेकार थी, कंपनी ने सेल्स अच्छी नहीं की थी, रेवेन्यू अच्छा नहीं किया था, बिजनेस अच्छा नहीं चलाया था। एक काम करते हैं इसको यहाँ ले जाते हैं ताकि पीएनएल को बूस्ट कर सकें। इन शॉर्ट आसान अल्फाजों में, अकाउंट्स को मैनिपुलेट करने का एक टूल निकल आता, अकाउंट्स को मैनेज करने का, मैनिपुलेट करने का, विंडो ड्रेसिंग का एक टूल निकल आता कि कंपनी अपने फायदे के हिसाब से कभी ओसीआई में लॉस ले जाती, फायदा प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाती। देखो फॉर एग्जांपल, जब कोविड आया था, फॉर एग्जांपल पहले कंपनी की एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी है पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, पीपीएल, या पीएसओ मान ले, पाकिस्तान स्टेट ऑयल। लेट्स से पीएसएल ने या कोई और परसेंटेज ले लें, 20% शेयर्स खरीदे हुए हैं जूम के, जूम कंपनी के। जब कोविड 19 आया था, तो कोविड 19 के केस में हुआ क्या था कि पेट्रोलियम कंपनीज की जो बिजनेस परफॉर्मेंस थी, वो काफी ज्यादा नीचे जा रही थी, उनके प्रॉफिट्स काफी ज्यादा नीचे जा रहे थे, इवन लॉस में चली गई थी। क्यों? क्योंकि जब आप घर में लॉकडाउन में बैठे हुए हो, कहीं जा ही नहीं रहे, कहीं आना जाना ही नहीं हो पा रहा, फैक्ट्रियां बंद है, तो फ्यूल इस्तेमाल कौन करेगा, फ्यूल खरीदेगा कौन? तो कोविड के टाइम पे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बिल्कुल ठप हो गई थी, एयरलाइन कंपनीज ठप हो गई थी, पेट्रोलियम कंपनीज ठप हो गई थी, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज थी। पाकिस्तान पेट्रोलियम ने क्या कर रखा, क्या हुआ कोविड 19 में कि पाकिस्तान पीपीएल लिमिटेड के परफॉर्मेंस खराब होने की वजह से प्रॉफिट काफी नीचे आ गए। उन्होंने एक जूम कंपनी के 20% शेयर्स बाय किए हुए थे, और इस इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया हुआ था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में, इस इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई किया हुआ था फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में। कोविड के टाइम पे क्या हुआ, कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि कोविड के टाइम पे जूम कंपनी की परफॉर्मेंस में बहुत बूस्ट आया। भाई जब सब लॉकडाउन में घर पे बंद थे, क्लासरूम्स ऑनलाइन थी, बिजनेसेस ऑनलाइन थे, जॉब्स ऑनलाइन थी, तो जूम्स वगैरह कंपनी के शेयर्स आसमान छू रहे थे, क्योंकि सब इनको यूज कर रहे थे। इस सिनेरियो में पेट्रोलियम लिमिटेड के जहन में ये शैतानी ख्याल आ सकता था, यार हमारी तो परफॉर्मेंस खराब है क्योंकि लोग पेट्रोल खरीद नहीं रहे, हमारे तो प्रॉफिट्स नहीं है, लेकिन हमारे पास जूम कंपनी के शेयर्स हैं और इनकी परफॉर्मेंस बहुत ऊपर जा रही है, इनकी जो शेयर प्राइस है ना, वो रॉकेट की तरह वो तेजी से बहुत ऊपर जाती जा रही है। एक काम करते हैं, इन शेयर्स को ओसीआई से निकाल कर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ले आते हैं, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ले आते हैं। सर इससे होगा क्या? सर इससे होगा ये कि इन शेयर्स के ऊपर जो फायदा हो रहा होगा, वो फायदा प्रॉफिट में चला जाएगा, और वो फायदा प्रॉफिट में चला जाएगा तो प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाएगा, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यहाँ पर आकर आईएफआरएस 9 ने रोक दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये दो नंबरी या ये विंडो ड्रेसिंग या ये अकाउंट्स की मैनिपुलेशन अलाउ नहीं है। एक दफा आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को
ओसीआई में क्लासिफाई कर दिया है, अब आप इसे बाहर नहीं ले जा सकते, अब ये इर्रिवोकेबल कैटेगरी है, अब ये बंद कैटेगरी, अब ये ओसीआई में ही रहेगा। तो ये इसके पीछे साइंस है कि क्यों इसे इर्रिवोकेबल बनाया, अदरवाइज ये अकाउंट्स मैनिपुलेशन का टूल बन जाता कि जब तक नुकसान हो रहा है ओसीआई में रखते लोग, जब फायदा होने लगता तो फिर पीएनएल में ले जाते। तो स्टैंडर्ड ने इसका दरवाजा ही बंद कर दिया कि एक दफा इस दरवाजे में एंटर हो गए, वापस यहां से बाहर नहीं निकल सकोगे। सर ये थी हमारे पास इक्विटी क्लासिफिकेशन के रूल्स, ये थे हमारे पास इक्विटी क्लासिफिकेशन के रूल्स। क्या कहते हैं इक्विटी क्लासिफिकेशन के रूल्स? ये कहते हैं कि सबसे पहले, क्या आपने किसी कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग की है, इन्वेस्टमेंट की है? इफ यस, तो इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। इफ नो, नो का मतलब है कि आपने कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की होगी, आपने कोई स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट की होगी, आपने कोई सिनर्जेटिक इन्वेस्टमेंट की होगी, तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहो तो इसे ओसीआई कैटेगरी में ले जाओ या पीएनएल कैटेगरी में ले जाओ। लेकिन अगर आप इसे ओसीआई कैटेगरी में ले जाते हो तो ये एक इर्रिवोकेबल कैटेगरी है। वंस आपने इसे यहां क्लासिफाई कर दिया, सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाई नहीं कर सकेंगे, सब्सिक्वेंटली रिक्लासिफाई नहीं कर सकेंगे। क्या ये बात समझ आती है हमें? एक बहुत आसान सी इलस्ट्रेशन है इसके हवाले से हमारे पास। कहता है आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट, आइडेंटिफाई द क्लासिफिकेशन ऑफ फॉलोइंग फाइनेंशियल एसेट। नंबर ए, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स हेल्प फॉर ट्रेडिंग, investment in equity shares, the company has no intention of selling these shares in foreseeable future। अब देखिए जब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद इस तरह का सवाल रीड किया जाता है ना, तो सब बेधड़क क्या उठते हैं कि सर इसे फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में रखेंगे, इसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में रखेंगे। आप सब भी ये सोच रहे होंगे या ज्यादातर आप में से यही सोच रहे होंगे कि पहला वाला हेल्प फॉर ट्रेडिंग है तो पीएनएल कैटेगरी में जाएगा, दूसरे वाले को बेचने का कोई इरादा नहीं है तो ओसीआई कैटेगरी में जाएगा। गलत, ऐसा नहीं होगा। पहले वाले जो शेयर्स आपने बाय किए हैं ये ट्रेडिंग के लिए बाय किए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसे हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ही रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरे वाले जो शेयर्स हैं, आपका इरादा नहीं है उसे बेचने का शॉर्ट टर्म में, आपका इरादा नहीं है इसे फोर्सिबल फ्यूचर में बेचने का। लेकिन यहाँ पर मैं बेधड़क ये नहीं कहूंगा कि आप इसे ओसीआई कैटेगरी में ले जाओगे, यहाँ पर मैं बेधड़क ये नहीं कहूंगा कि आप इसे ओसीआई कैटेगरी में ले जाओगे। आपकी मर्जी है, आप चाहो तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में भी ले जा सकते हो, आप चाहो तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में भी ले जा सकते हो। लेकिन ये ओसीआई कैटेगरी एक इररिवोकेबल कैटेगरी होगी, ये ओसीआई कैटेगरी एक इररिवोकेबल कैटेगरी होगी, यानी कि वंस आपने इस इन्वेस्टमेंट को ओसीआई में क्लासिफाई कर दिया, अब आप इसे पीएनएल में क्लासिफाई नहीं कर पाओगे। तो यहां तो हम मजबूर है, लेकिन यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड दोनों ऑप्शंस देता है, लेकिन कहता है डे वन पे डिसाइड कर लो, क्योंकि जो भी डिसीजन लोगे वो फिर वो परमानेंट हो जाएगा। क्लियर है यहां तक हमें? आगे बढ़ते हैं। सर व्हाट इफ कि हमारे पास फाइनेंशियल एसेट है, व्हाट इफ हमने फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट की, लेकिन वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है। देखिए आम हालात में अगर एक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट इक्विटी इन्वेस्टमेंट ना हो तो फिर वो क्या होता है? डेट इन्वेस्टमेंट। फिर वो क्या होता है? डेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ही या फाइनेंशियल एसेट में ही एक चीज और होती है, जिसे हम डेरिवेटिव्स कहते हैं। अगेन डेरिवेटिव्स का मैंने ऊपर नाम लिया था लेकिन बताया नहीं था, थोड़ा लेटर स्टेज पे जाकर हम समझेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। थोड़ा लेटर स्टेज पे जाकर हम समझेंगे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, अभी फिलहाल हम इसका जिक्र नहीं कर रहे। तो फाइनेंशियल एसेट लार्जली तो डेट इन्वेस्टमेंट होंगी, इक्विटी इन्वेस्टमेंट होंगी, लेकिन ये डेरिवेटिव्स भी हो सकते हैं, बाद में कभी देखेंगे। अगर तो फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो लार्जली ये डेट इन्वेस्टमेंट ही होंगे, लेकिन डेरिवेटिव्स भी हो सकता है। अब अगर फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फिर आपने सवाल ये करना है, आर दी एसेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस सोलली प्रिंसिपल इन इंटरेस्ट, सोलली प्रिंसिपल इन इंटरेस्ट। यहां पर स्टैंडर्ड एक लफ्ज इस्तेमाल करता है एसपीपीआई। ये आईफआरएस 9 की टर्म है, ये आईफआरएस 9 की टर्म है, मैं खुद से नहीं बना रहा, ये आईफआरएस 9 की टर्म है एसपीपीआई। क्या आपकी इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस
सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट्स हैं। यानी आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, यहाँ से आपको सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा, यहाँ से आपको सिर्फ प्रिंसिपल रिपेमेंट मिलेगी। इफ यस तो हम आगे बढ़ जाएंगे, इफ नो तो हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में आ जाएंगे, हम फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी में आ जाएंगे। सर ये क्या बात हुई, ये समझ नहीं आया हमें। इसीलिए मैंने कहा कि यहाँ पर फॉल करते हैं एज एन एग्जाम्पल डेरिवेटिव्स। चूंकि मैंने आपको बताया ही नहीं है कि डेरिवेटिव्स क्या है, तो मैं इसको इतना अच्छे से फॉर द टाइम भी समझा नहीं सकता। लेटर स्टेज पे जब डेरिवेटिव पे बात होगी तो बड़ा डिटेल में समझेंगे इसको, लेकिन अभी तो मैंने बताया ही नहीं है ना कि डेरिवेटिव होता क्या है। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि डेरिवेटिव के केस में हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, डेरिवेटिव के केस में हमें प्रिंसिपल रिपेमेंट नहीं मिलती, डेरिवेटिव के केस में हमें कुछ और मिल रहा होता है। तो अगर तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हैं तो आगे बढ़ जाना है, अभी देखूंगा यहाँ पे। लेकिन अगर तो इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के नहीं है, गेन और लॉस के है, जो कि डेरिवेटिव के नतीजे में अराइज होता है, तो फिर ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल होगा, ये फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल कैटेगरी होगी। अगेन दिस इज समथिंग जिसे हम कंप्लीटली आज डिस्कस नहीं कर रहे, लेकिन जब डेरिवेटिव्स पे बात आएगी, डेरिवेटिव्स की बात करेंगे, तब डिटेल में बताऊंगा कि डेरिवेटिव्स कैसे होते हैं, कैसे काम करते हैं। सर ये क्या था, आर दी एसेट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो सोलिली प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। देखें, अगर आपने किसी को लोन दिया तो आपको वापसी सूद मिलेगा, अपने लोन के पैसे वापस मिलेंगे। आपने किसी को माल गुड्स पे क्रेडिट पे बेचा, आपने किसी को गुड्स क्रेडिट पे बेचे, तो आप अपने पास रिसीवल रिकॉर्ड करते हो। तो वो रिसीवल क्या है सर, वो रिसीवल हमारी प्रिंसिपल पेमेंट मिलती है हमें। अगर आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, अगर आपने किसी कंपनी के टीएफसीज में इशू किया इन्वेस्ट किया, अगर आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, तो डिबेंचर्स टीएफसीज बॉन्ड्स के इन्वेस्ट करने के नतीजे में हमें सूद मिलता है, हमें प्रॉफिट मिलता है, हमें इंटरेस्ट मिलता है, और साथ साथ मेच्योरिटी पे हमें हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं। यानी कि आम हालात में जब हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एसपीपीआई के होते हैं, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के होते हैं। मैं किसी को लोन दूंगा तो उससे इंटरेस्ट लूंगा, प्रिंसिपल अमाउंट वापस लूंगा। मैं किसी को गुड्स क्रेडिट में बेचूंगा तो उससे अपने सेल प्रोसीड यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट रिकवर करूंगा। मैं किसी कंपनी के बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में, टीएफसीज में इन्वेस्ट करूंगा तो वहां से मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, वहां से मुझे मेरी प्रिंसिपल रिपेमेंट भी मिलेगी। यानी कि मेरे एसेट के कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोस एसपीपीआई सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, सोलिली पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यस, अब स्टैंडर्ड आपसे मजीद 2 सवाल करता है। स्टैंडर्ड ये कहता है कि इज द बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव टू होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ओनली। इज द बिजनेस मॉडल ऑब्जेक्टिव टू होल्ड टू कलेक्ट कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ओनली। क्या आपने इस डेट में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज कलेक्ट करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज यानी कि एसपीपीआई कलेक्ट करेंगे, या दूसरे अल्फाजों में मैं यूं कह सकता हूं कि आप इसे होल्ड करोगे टिल मिच्योरिटी, आप इसे होल्ड करोगे टिल मिच्योरिटी। यानी मैंने किसी को लोन दिया, मैंने किसी कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्ट किया, मैंने किसी कंपनी के टीएफसीज में इन्वेस्ट किया, मैंने किसी कंपनी के सुकूक बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया, इस नियत से कि जब तक इसकी लाइफ पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये मिच्योर नहीं हो जाते, मुझे इंटरेस्ट मिलता रहेगा और मिच्योरिटी पे मुझे मेरी प्रिंसिपल रिपेमेंट वापस मिल जाएगी, मुझे प्रिंसिपल अमाउंट मेरा वापस मिल जाएगा। अगर मेरी नीयत ये थी कि मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही कलेक्ट करना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लो ही कलेक्ट करना है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की ही पेमेंट्स को रिकवर करना है, अब मैं इस डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में ले जाऊंगा, अब मैं इस डेट इन्वेस्टमेंट को अमोर्टाइज कॉस्ट कैटेगरी में ले जाऊंगा। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसा बेतुका सवाल है, जब डेट में इन्वेस्टमेंट की है तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही मिलेगा ना, तो ये पूछने की क्या जरूरत है, इस सवाल की जरूरत ही क्या है। अगर मैं किसी को लोन दे रहा हूँ, किसी कंपनी के बॉन्ड्स में, टीएफसीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ही तो मिलेगा, तो इस सवाल की तो रेलेवेंस ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जब हम किसी कंपनी के डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, बॉन्ड्स में, टीएफसीज में, सुकूक वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हमारे पास 2 रास्ते होते हैं। या तो हम उसे मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखें, मैच्योरिटी तक होल्ड करने के नतीजे में क्या होगा कि हमें हर साल, हर अरसे बाद इंटरेस्ट मिलेगा और मैच्योरिटी पे अपनी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाएगी।
दूसरा रास्ता हमारे पास ये भी होता है कि हम इस बॉन्ड को, हम इस इन्वेस्टमेंट को, हम इस टीएफसी को मैच्योरिटी तक होल्ड करके ना रखें, बल्कि जब हमें फायदा हो तो हम मैच्योरिटी से पहले ही बेच दें। हमारे पास 2 रास्ते होते हैं, या तो हम इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करके रखें, मैच्योरिटी पे वो खुद ब खुद मैच्योर हो जाएगा, रिडीम हो जाएगा, या फिर हम उसे मैच्योरिटी से पहले ही बेच दें अगर हमें फायदा हो रहा है या हमें पैसों की ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड ये कहता है कि अगर आपने एक डेट इन्वेस्टमेंट की है, जिसके कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के है, तो क्या आपका इरादा सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ को ही कलेक्ट करना है? इफ यस, आप इसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट कैटेगरी में क्लासिफाई करोगे। इफ नो, हम कहते हैं नहीं, हम लालची हैं, हमें पैसों की नीड हो सकती है। हम चूँकि लालची भी हैं, हमें कभी पैसों की ज़रूरत भी पड़ सकती है, तो हम क्या करेंगे? हम कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ तो कलेक्ट करेंगे ही करेंगे, साथ-साथ एसेट को बेच भी सकते हैं, साथ-साथ एसेट को पहले ही फारिग भी करवा सकते हैं। क्या लिखा है? इज़ द बिज़नेस मॉडल ऑब्जेक्टिव अचीव बोथ बाय कलेक्टिंग कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ यानी कि एसपीपीआई एंड बाय सेलिंग द फाइनेंशियल एसेट और बेच भी सकते हैं। अगर हमारा बिज़नेस मॉडल कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो को कलेक्ट करने के साथ-साथ बेचना भी है, यानी पैसे की ज़रूरत पड़ी तो बेच देंगे, लालच आई, ज़्यादा कीमत लगी बेच देंगे। अब हम इसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में रखेंगे। अब हम इसे फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई कैटेगरी में रखेंगे। अच्छा, ये वाला ओसीआई और ये वाला ओसीआई, इन दोनों में फ़र्क है। इन दोनों में क्या फ़र्क है? सर, ये वाला ओसीआई इर्रेवोकेबल था और ये वाला ओसीआई नॉट इर्रेवोकेबल, ये इर्रेवोकेबल नहीं है। अगेन उसके पीछे भी एक लॉजिक है, एक साइंस है, किसी लेटर स्टेज पे बात करेंगे, जब इसकी अकाउंटिंग पे बात करेंगे। सर, कंक्लूड करने लगे हैं। अगर हमारे पास फाइनेंशियल एसेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो या तो वो डेट इन्वेस्टमेंट होगी या हो सकता है डेरिवेटिव हो। अगर डेरिवेटिव जैसी कोई चीज़ है, सिर्फ फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल में ले जाएँगे। अगर डेट इन्वेस्टमेंट है प्योरली, जिसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलना है, तो फिर आप ये देखोगे कि हमारी कंपनी ने इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों की है? क्या सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस हासिल करने के लिए? क्या सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट की पेमेंट्स हासिल करने के लिए? क्या इस इन्वेस्टमेंट को मैच्योरिटी तक होल्ड करने की नीयत से? इफ यस, इसे अमोर्टाइज्ड कॉस्ट मॉडल में ले जाएंगे। सुनो, तो फिर क्या? क्या आप कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोस के साथ-साथ एसेट को बेच भी सकते हो? पैसों की ज़रूरत हो तो बेच दिया, लालच हुई, ज़्यादा कीमत लगी तो बेच दिया। इफ यस, इफ यस, देन अगेन दैट इन्वेस्टमेंट फेवरेबल थ्रू ओसीआई। एंड इफ नो, ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा बिज़नेस मॉडल ऑब्जेक्टिव ये भी ना हो, हमारा बिज़नेस मॉडल ऑब्जेक्टिव ये भी ना हो, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी चीज़ हो, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी ही चीज़ हो। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हमने कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की, कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ और फाइनेंशियल एसेट को सेल करने के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं की, बल्कि किसी तीसरे बिज़नेस मॉडल, किसी और तीसरे माइंडसेट से, किसी और ऑब्जेक्टिव से इन्वेस्टमेंट की है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास पैसे रखे हुए थे, मैंने सिर्फ 3 दिन के लिए एक ट्रेज़री बिल बाय कर लिया। ट्रेज़री बिल क्या होता है सर? ट्रेज़री बिल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इश्यू करती है। मेरे पास पैसे रखे हुए थे, मैंने 1 हफ्ते के लिए पीआईवी परचेज़ कर लिया। तो ये जो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मैंने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज़ कर ली, जिसपे मुझे पता है कि मैं कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ कलेक्ट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने खरीदा ही 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए खरीदा है। तो यहाँ पे हमारा बिज़नेस मॉडल ऑब्जेक्टिव ही डिफरेंट है। हमारा बिज़नेस मॉडल ऑब्जेक्टिव ही शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है या ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट है। इसे भी हम पी&एल कैटेगरी में ले जाएँगे, इसे भी हम पी&एल कैटेगरी में ले जाएँगे। यूँ कह सकते हैं कि आईएफआरएस 9 के हिसाब से जो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल है ना, वो एक रेज़िडुअल कैटेगरी है। वो एक रेज़िडुअल कैटेगरी है। क्या मतलब सर? यानी जो डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई नहीं है, डेट इन्वेस्टमेंट फेयर वैल्यू थ्रू जो डेट इन्वेस्टमेंट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट नहीं है, उसे रेज़िडुअल कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल में पार्क कर दिया जाता है। देखो, अगर एक इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के नहीं है, कुछ और है, तो रेज़िडुअल कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू पी&एल। अगर एक डेट इन्वेस्टमेंट के कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के हैं, हमारा बिज़नेस मॉडल ऑब्जेक्टिव इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ को कलेक्ट करना है, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। हमारा बिज़नेस मॉडल इन कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लोज़ को कलेक्ट करने के साथ-साथ एसेट को बेचने का है, फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। लेकिन हमारा बिज़नेस मॉडल इन दोनों में से कोई भी नहीं है,
अगेन रेजिडुअल कैटेगरी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट से पर्टेनिंग बात है। ये थी हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट से पर्टेनिंग बात है। सर एक सिंपल सी इलस्ट्रेशन सॉल्व करता हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट कहता है XYZ Limited makes a large bond issue to the market. Three companies, A Limited, B Limited, and C Limited, each buy identical 10,000 bonds, rupees 10 million bonds. The following further information is available. कंपनी है XYZ Limited जो कि बॉन्ड्स इशू कर रही है मार्केट में, जो कि बॉन्ड्स इशू कर रही है, लोगों को बॉन्ड्स देकर पैसा ले रही है, लोगों को बॉन्ड्स इशू करके पैसा ले रही है। तीन कंपनीज ने, कंपनी ए, कंपनी बी एंड कंपनी सी, तीन कंपनीज ने इस XYZ लिमिटेड के बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट की। मैं XYZ लिमिटेड हूं, मैंने आपको बॉन्ड्स इशू किए और आपसे पैसा लिया। अब आप तीन लोग हैं, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी, जो मुझे पैसा दे रहे हैं। तो आपके लिए फाइनेंशियल एसेट है, आपके लिए डेट इन्वेस्टमेंट है। फर्दर इंफॉर्मेशन क्या है? ए होल्ड बॉन्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज टू मैच्योरिटी। ए ने इन्वेस्टमेंट की है सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करने के लिए, सिर्फ कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट करने के लिए। सर चूंकि बॉन्ड की बात हो रही है, चूंकि बॉन्ड की बात हो रही है, तो बॉन्ड पे तो होता ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, और हम सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ही कलेक्ट करेंगे, तो यहाँ क्लासिफिकेशन क्या होगी? अमोटाइज कॉस्ट। यहाँ क्लासिफिकेशन क्या होगी? अमोटाइज कॉस्ट। सर किसी एक स्टूडेंट ने कहा जैसे डिविडेंड भी तो आता है, डिविडेंड भी तो आता है। यस, डिविडेंड भी आता है। ये चीज चूंकि सवाल पूछी गई है तो यहाँ पे बता रहा हूँ, लेकिन लिटरेरी स्टेज पे डिटेल में बताऊंगा। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना तो डिविडेंड आता है। जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो ना तो डिविडेंड आता है। जब आप डेट में इन्वेस्ट करते हो ना तो डिविडेंड नहीं आता, इंटरेस्ट आता है। जब हम किसी की इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें डिविडेंड मिलता है, लेकिन जब हम किसी की डेट में इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमें डिविडेंड नहीं मिलता, हमें इंटरेस्ट मिलता है। सेकंड क्या है? बी होल्ड बॉन्ड्स फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्टिंग कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज बट सेल्स देम ऑन मार्केट व्हेन प्राइसेस आर फेवरेबल। कह रहा है बी ने इन्वेस्टमेंट की है कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज लेने के लिए, लेकिन अगर मार्केट प्राइस फेवरेबल होंगी, मार्केट प्राइसेस बढ़ेंगी तो बेच भी देंगे, यानी कि लालची भी है, लालच भी है। तो यहाँ पे क्या क्लासिफिकेशन होगी? सर यहाँ पे क्लासिफिकेशन होगी फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई। और थर्ड केस में कहता है सी लिमिटेड बाइज बॉन्ड टू ट्रेड देम। सी लिमिटेड बाइज बॉन्ड टू ट्रेड देम, यानी खरीदने बेचने की नियत से, कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज को कलेक्ट ही नहीं करना। सर रेजिडुअल कैटेगरी, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज नहीं कलेक्ट करने, यहाँ पे खरीदने ट्रेड करने की नियत से, तो बिजनेस मॉडल ही तीसरा है, तो इसे रेजिडुअल कैटेगरी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ले जाएंगे। तो हाउ ए लिमिटेड, बी लिमिटेड एंड सी लिमिटेड शुड क्लासिफाई देयर फाइनेंशियल एसेट बेस्ड ऑन द रिस्पेक्टिव बिजनेस मॉडल, जो कि हमने ऑलरेडी कंक्लूड कर लिया है। तो आज की डिस्कशन में हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन देखी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन में फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल लायबिलिटी और इक्विटी की एग्जांपल्स और फाइनेंशियल एसेट की मजीद दो कैटेगरीज के बारे में जिक्र किया। फाइनेंशियल एसेट की क्लासिफिकेशन से पर्टेनिंग कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल एसेट आइदर इक्विटी इन्वेस्टमेंट, आइदर डेट इन्वेस्टमेंट, इनको कैसे क्लासिफाई किया जाएगा, इनको कैसे क्लासिफाई किया जा रहा होगा। आई होप ये सारी बातें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूं। आज की क्लास हमारी ऑफिशियली यहीं तक है, लेकिन अगर आपके कोई सवाल है तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ।